सिन्हा साहब का प्रमोशन हुआ था। घर में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। खाने पीने का शानदार इंतजाम किया गया था। शाकाहारी से लेकर मांसाहारी तक हर तरह के पकवान मेज पर लगे हुए थे। ऐसी पार्टियों में शराब पीना आम बात है। शराब पानी की तरह बह रही थी। घड़ी ने 1 बजा दिए थे, पर पार्टी अभी चल रही थी। गाने की आवाज अभी भी शकुंतला के कमरे तक पहुंच रही थी। शकुंतला और ननकू दोनों ही जाग रहे थे। कारण पार्टी का शोर नहीं, कुछ और ही था। शकुंतला सिन्हा साहब के यहाँ नौकरी करती थी। झाड़ू पोछे का काम उसका पति यही चौकीदारी किया करता था। कोरोना की दूसरी लहर में उसकी चली गई। सिन्हा दंपति भगवान की तरह उसके जीवन में आए थे। आखिर वह ऐसे समय में अपनी 10 साल के बेटे को लेकर जाती भी तो कहाँ। जब तक पति जिंदा था तब तक उनके यहाँ चौकीदारी का काम करता था, पर उसके जाने के बाद दाल रोटी की भी समस्या हो गई थी। कोरोना के कारण सिन्हा जी की नौकरानी गांव चली गई थी और ऐसी गई कि वापस लौट कर नहीं आई। सिन्हा साहब को काम वाली की जरूरत थी और शकुंतला को काम की। सिन्हा दंपति थोड़ी दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने तरस खाकर शकुंतला को घर के काम करने के लिए रख लिया। आज महीने का 25 तारीख थी। हाथ में मुट्ठी भर पैसे आते थे। ननकू की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही थी। बेटे के इलाज के लिए एडवांस में लिए पैसे भी खत्म हो गए थे। अभी महीना खत्म होने में 5 दिन बाकी थे। मालकिन पैसे को लेकर बहुत किचकिच करती थी। आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जल पाया था। शकुंतला और ननकू को भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तरह तरह के पकवानों की खुशबू कमरे तक आ रही थी। अम्मा, बहुत भूख लगी है, बाहर देखो ना कितने पकवान बने हैं। शकुंतला ने ननकू को डांटते हुए कहा, तुझे डॉक्टर ने तला बुला खाने से मना किया है न। तू तो उन पकवानों की सोच भी मत। मेरी तरफ देख, मैं तुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी? शकुंतला ने ननकू के सिर को अपनी गोद में रख लिया और कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी होटल में गया और उसने होटल के मालिक से कहा, आपके होटल का जो सबसे अच्छा पकवान हो उसे लेकर आओ। फिर थोड़ी देर में होटल का कर्मचारी रोटी और सब्जी लेकर आया और उनसे कहा कि हमारे होटल की सबसे स्वादिष्ट सब्जी है कद्दू और अंगूर। ये कौन सी सब्जी होती है? तो बोलता बहुत है। चुपचाप कहानी सुन। उस आदमी ने कर्मचारी से कहा, इसमें तो अंगूर तो है ही नहीं। जानते हो उस कर्मचारी ने क्या जवाब दिया? क्या है ना साहब, एक कद्दू एक अंगूर। अम्मा, तुम भी ना। शकुंतला की बात सुनकर ननकू खिलखिलाकर हंस पड़ा और पेट दबाकर जमीन पर लौटने लगा। अचानक उसकी हंसी दर्द में तब्दील हो गई। अम्मा, भूख के मारे पेट खींच रहा है, ठीक से हंस भी नहीं पा रहा हूँ। पेट में मरोड़ उठ रही है, कुछ खाने को दो ना। शकुंतला की आंखें भर आई। अपने आंसुओं को आंचल में समेट शकुंतला ने ननकू से कहा, ननकू, पुराने जमाने में साधु संत कहते थे कभी कभी पेट को आराम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन खाना न खाने से किसी को कुछ नहीं होता। मैं कल कोई न कोई इंतज़ाम जरूर कर लूँगी। तू चुपचाप से सो जा। मैं तुझे दूसरी कहानी सुनाती हूँ। जाने दो अम्मा, अब कोई कहानी मत सुनाओ, फिर से दर्द होने लगेगा। ननकू का पेट भूख से पीठ में चिपक गया था। वो पेट दबाकर उकड़ू बैठ गया। शायद उसे दर्द कुछ कम हो जाए। तभी दरवाजे पर किसी ने हौले से थपथपाया। दरवाजे पर मालकिन खड़ी थी। सो गई थी। क्या क्या कहती है शकुंतला? अमीरों को भरे पेट नींद नहीं आती और गरीबों की कहानी रातें भूख की वजह से खाली चली जाती है। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? घर में पार्टी चल रही है। तुम्हारे साहब को तो जानते ही हो, किसी का दर्द उनसे देखा नहीं जाता। ये ले, तेरे लिए कटोरा भरकर मुर्गा और तंदूरी रोटी लाई हूँ। तेरे ननकू को मुर्गा बहुत पसंद है ना, तेरा मर्द बताता था। आज तो तेरी मौज हो गई। मालकिन कटोरा हाथ से थमा कर चली गई। शकुंतला की खुशी के मारे बोल नहीं फूट रहे थे। शकुंतला को मालकिन इस वक्त अन्नपूर्णा का अवतार लग रही थी। कौन है अम्मा? इतनी रात को शकुंतला अपनी सोच के घेरे को तोड़कर वर्तमान में आ गई। उठ रे ननकू, देख मालकिन तेरे लिए तेरे पसंद का खाना लेकर आई थी। एक कटोरा भर कर मुर्गा लाई है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। ननकू खुशी से झूम उठा। भूख से उसकी अतड़ियां ऐंठ रही थी।
तंदूरी रोटी सूख कर कड़क हो गई थी। शकुंतला ने उसका भी इलाज निकाल लिया। वह गिलास में पानी भर कर ले आई। रोटी को इसी में डुबो डुबो कर मुलायम करके मुर्गे के साथ खा लेगी, कम से कम पेट तो भर जाएगा। अम्मा, मैं जल्दी से प्लेट ले आता हूँ। ननकू दौड़कर प्लेट और चम्मच ले आया। शकुंतला ने बड़ी उम्मीद से कटोरा खोला। कटोरा रस्से से भरा हुआ था। शकुंतला ने चम्मच कटोरे में डाला तो मुर्गे का एक पीस उसका मुंह चिढ़ा रहा था। ननकू खिलखिलाकर हंस पड़ा। अम्मा, एक कद्दू और एक अंगूर। शकुंतला के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। शायद यह लकीरें भूख की वजह से नहीं थी। मुझे माफ़ कर दो माँ, आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, अमर अपनी माँ शकुंतला से कहता है। शकुंतला कहती है, सिर्फ चोरी नहीं बल्कि प्रतिज्ञा कर कि आज के बाद से तू कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे मुझे दुख पहुँचे और हमेशा एक सच्चा देशभक्त बन के रहेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ माँ, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। अमर अपनी माँ का हाथ पकड़कर प्रतिज्ञा लेता है। शकुंतला गोली गांव में रहने वाली एक साधारण सी औरत थी। गांव में कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम करके अपना घर चलाती और अमर की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। वह अच्छी माँ ही नहीं जिससे अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई और संस्कार दिए, बल्कि एक सच्ची देशभक्त भी थी। जब उसकी शादी अमर के पिता सुरेंद्र से हुई तो बहुत खुश थी। उसे लगा था जैसे सारा जहां उसे मिल गया है। सुरेंद्र उसका बहुत ध्यान रखता था और उससे बहुत प्यार भी करता था। अमर के पैदा होने के वक्त उसने घर, शकुंतला और अपना काम बहुत अच्छे से संभाला था। स्वर्ग जैसा सुंदर माहौल था उसके घर में। तभी एक दिन जब सुरेंद्र घर में नहीं था तो पुलिस उसके बारे में पता करने आती है। सुरेंद्र कहाँ है? पुलिस वाला पूछता है। वह घर में नहीं है। आपको क्या काम है? शकुंतला जवाब देती है, तुम्हारा पति एक देशद्रोही है। उसने देश से तुम्हें बड़े दुश्मन का साथ दिया है। कल जो पास के शहर में बम फटा था जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई घायल हुए, उसमें तुम्हारे पति का भी हाथ था। जल्दी बताओ वह कहाँ है? शकुंतला चौंक जाती है। वो कहती है, जब वह आएंगे तो मैं आपको खुद ही खबर कर दूंगी। सुरेंद्र के घर पर न मिलने पर पुलिस उस वक्त वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब सुरेंद्र वापस लौटता है तभी पुलिस उसे धर दबोच लेती है। शकुंतला के सामने सुरेंद्र अपना गुनाह कबूल कर लेता है। मुझे माफ़ कर दो शकुंतला, मैंने पैसों की खातिर यह काम किया। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। उतना बड़ा हादसा होगा मुझे नहीं पता था। शकुंतला मौन रहती है। वह कुछ कह नहीं पाती है और पुलिस उसके सामने ही सुरेंद्र को पकड़कर ले जाती है। उसके बाद से शकुंतला ने सुरेंद्र की शक्ल भी नहीं देखी थी। पता चला था कि कुछ साल बाद वह जेल से छूट गया था, लेकिन न तो वह घर आया और न ही शकुंतला के पता करने की कोशिश की थी। आज जब अमर ने पहली बार चोरी करी तो वह डर गई थी कि अमर वही कहीं अपने पिता के नक्शे कदम पर न चलने लगे। अमर बढ़ती उम्र का बच्चा था। वह ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर बचपन से उसने अपनी माँ को मेहनत करते देखा था, इसलिए अपनी उम्र से वह कहीं ज़्यादा समझदार बच्चा था। एक दिन अमर देर रात को अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। कुछ दिनों बाद उसके इम्तिहान शुरू होने वाले थे। शकुंतला दूसरे कमरे में सो रही थी। अमर को लगा उसकी खिड़की के पास कोई है। वह थोड़ा डर जरूर गया था, पर उसने फिर से टॉर्च की मदद से बाहर जाकर देखा तो वह चौंक गया। बाहर उसके पिता जख्मी हालत में दीवार के सहारे खड़े थे। अमर ने दरवाज़ा खोला और उसको अंदर आने में मदद करी। उसने अपने पिता को आराम से चारपाई पर लिटाया और उसके लिए पानी लेने गया। पहले तो उसने सोचा कि माँ को उठाता हूँ, पर वह डर गया कि माँ ना जाने कैसे प्रतिक्रिया करेगी। कहीं वह पिताजी के इलाज को मना न करके पुलिस को ही न बुला ले। वह उसी कश्मकश में भी था कि पिता के कराहने की आवाज़ आती है। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करा और पिता को पानी पिलाया। अमर दवाई का डिब्बा लेकर आता है। रुई से उनके जख्मों को साफ करता है और फिर दवाई के डब्बे को ट्यूब निकालता है। दवा लगाने के पहले वह पिता के कपड़े बदलने में मदद करता है। अपना कुर्ता पजामा निकालता है और उनको पहनने में मदद भी करता है। उसके कपड़े पिताजी को करीब करीब अच्छे से आ जाते थे।
अमर पिता से फटे कपड़ों को पलंग के नीचे रखकर उनको दवाई लगाता है। अमर इनकी सेवा से सुरेंद्र का दिल भर जाता है। मुझ जैसे बुरे पिता की कोई इतनी सेवा कैसे कर सकता है? तुझे और तेरी माँ को सिवाय दुख के मैंने कुछ नहीं दिया। आज भी मैं पुलिस के हाथों ही जख्मी हुआ हूँ, कभी भी पकड़ा या मारा जा सकता हूँ। अमर पिता का हाथ पकड़कर कहता है, पिताजी मैं सब जानता हूँ, लेकिन आप मेरे पिता भी हैं। आपको इस हालत में मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था। आपने आज तक जो भी कुछ करा वह सब गलत किया, लेकिन आपकी तरफ जो मेरा फर्ज है उसे मैं निभाऊंगा। आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अमर अपने पिता के लिए रसोई से चुपचाप खाना लाता है। खाना खाकर और थोड़ा आराम करके मुंह अंधेरे ही सुरेंद्र चला जाता है। रात भर का जगा हुआ अमर थक कर सो चुका था। जब उठता है तो उसको अपने पिता वहाँ नहीं दिखते। सुबह जब शकुंतला सफाई के लिए उसके कमरे में आती है तब पलंग के नीचे उसे कपड़े दिखते हैं। वह समझ नहीं पाती कि वह किसके कपड़े हैं। वह सोचती है जब अमर स्कूल से आएगा तब पूछूंगी। स्कूल से आते ही माँ ने कुछ कहने से पहले ही अमर को सारी बात सच सच बता देता है। शकुंतला सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वह अमर से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। एक तरफ तो उसकी माँ यह सोचकर दुखी था कि उसके बेटे ने उसे झूठ बोला था, लेकिन दूसरी तरफ यह सोचकर मन में सुकून भी था कि अमर ने एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया था। कुछ दिनों तक वह ऐसे ही चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। एक दिन अमर बेचैन होकर माँ से पूछ लेता है, माँ आप उससे नाराज हैं? मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी, आपसे झूठ बोला। मैं तो बस एक अच्छे बेटे का फर्ज पूरा कर रहा था। एक पिता की तरफ आपसे सच छुपाया, झूठ बोला और आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। मुझे जो चाहे सजा दे दो माँ, पर आप मुझसे बात करो। मुझे क्षमा करो माँ, शकुंतला रोते हुए कहती है। प्रतिज्ञा तोड़ना गलत है बेटा, लेकिन हालात को देखते हुए तेरा झूठ प्रतिज्ञा पर भारी है। तूने फर्ज की खातिर झूठ बोला, एक इंसान की मदद के लिए झूठ बोला, पर तूने खुद ही मुझे सारी बातें अपने आप बता दी। इस तरह तूने अपने प्रतिज्ञा भी कायम रखी। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। कुछ दिन बाद शकुंतला और अमर को कहीं से खबर मिलती है कि पुलिस के हाथ मुठभेड़ में सुरेंद्र की हो जाती है। शकुंतला चुपचाप प्रभु के सामने हाथ जोड़कर बस खड़ी रह जाती है। धन्यवाद।